हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे डिस्कस बायोलॉजी के एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर कोशिका, इसे सेल कहते हैं। यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आजकल का एग्जाम का जो ट्रेंड्स है वो बदल गया है और क्वेश्चन आपको यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको मे बी दो से ज्यादा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है एग्जाम में। तो इस चैप्टर को हमें करना बहुत जरूरी होता है। तो इस चैप्टर को आज हम करते हैं और जानेंगे डिटेल से इस चैप्टर के बारे में, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इस चैप्टर से नहीं छूटे। तो लगाते हैं इस क्वेश्चन और इस चैप्टर के बारे में। सेल जो कोशिका है 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका सेल का वर्णन किया था। दो जर्मन जीव वैज्ञानिक एम स्लाइडन और टी स्वान ने 1838 और 39 में कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की। तो ये क्वेश्चन रॉबर्ट हुक ने, तो किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने। कब किया, तो 1665 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से 1665 ईस्वी में। और जर्मन वैज्ञानिक जो कि है एम स्लाइडन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत थ्योरी प्रतिपादित किया। तो कभी कभी पूछते हैं कि थ्योरी किसने प्रतिपादित किया, तो ये आएंगे एम स्लाइडन और टी स्वान का नाम। तो ये यहाँ पर ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। तो यहाँ हम देखते हैं सेल का यह इमेज है, पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सेल के अंदर देख सकते हैं मेन चीज यहाँ पे है न्यूक्लियस, जो कि सेल के अंदर है, सबसे बीच वाला पोर्शन। ये आप देख सकते हैं, यहाँ ये वाला चीज हो गया सेल के अंदर न्यूक्लियस। उसके बाद सेल का जितना सारा स्ट्रक्चर है, ये पार्ट्स आप उसको देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली कवर को यहाँ पे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये जो आप ऊपर सबसे ऊपर वाली कवर देख सकते हैं आप ब्लू कलर में, ये वाले सबसे ऊपर वाला कवर जो है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एक चिपचिपा द्रव होता है जो कि कोशिका के अंदर रहता है। उसी चिपचिपा द्रव में ये राइजोबियम और वैक्यूले, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी सारे मूव करते रहते हैं। लाइसोसोम और यहाँ तक कि न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम। तो ये सारे कोशिका के अंदर के जितने सारे पार्ट्स बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं। राइबोसोम, यहाँ पे सॉरी कट गया, ये राइबोसोम और साइटोप्लाज्म, ये सारे इंपोर्टेंट फैक्टर हैं, ये यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और लाइसोसोम, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और यहाँ पर वेकोले और माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो हम जितने सारे यहाँ पर इसके फैक्टर हैं, इसका अगला चैप्टर में हम यहाँ पर आपको डिटेल से बता रहे हैं। तो आप बने रहिए, पूरा देखिए हमारे साथ। आपको इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस फील करेंगे आपको इस चैप्टर को देखने के बाद। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, तो कोशिकाएं हमने देखा, जो अभी स्ट्रक्चर देखा आपने, ये दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जीवधारियों में दो प्रकार के कोशिकीय संगठन है। एक प्रकार है प्रकेंद्रकी, प्रोकैरियोट, जिनमें केंद्रक झिल्ली बद्ध नहीं होता, जिसमें, तो मैं आपको बता दूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है प्रोकैरियोटिक, इसमें सेल के अंदर सेंटर नहीं होता है, केंद्रक नहीं होते हैं, नहीं होता है। जबकि सुकेंद्री यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक होते हैं। ये सुस्पष्ट केंद्रक दो झिल्लियों से घिरा होता है। कोशिका के मुख्य अवयव निम्न है। कोशिका भित्ति,
कोशिका भित्ति जो है यह इम्पोर्टेंट फैक्टर है सेल का। कोशिका भित्ति सभी जीवाणु व हरे नीले शैवाल की कोशिका एक दृढ़ कोशिका भित्ति से बद्ध होती है जो पादप के समान किंतु प्राणियों से भिन्न होते हैं, जिसके कारण उन्हें प्राय पादप वर्ग में शामिल किया जाता है। तो कोशिका भित्ति मीन्स हो गया सेल वाल, और सेल वाल जो होते हैं सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही होते हैं, और यह कोशिका के सबसे बाहरी आवरण परत बाहरी बाउंड्री का काम करता है, इसी कोशिका भित्ति कहते हैं। और जीव द्रव्य कला सभी जीव कोशिका एक विभेदक पारगम्य झिल्ली द्वारा घिरी होती है जिसे जीव द्रव्य कला कहते हैं। यह कोशिका के बाहर और भीतर पदार्थों की गति को नियंत्रित करती है, जिसे बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। केंद्रक सभी यूकेरियोटिक जीवों में एक सुस्पष्ट केंद्रक न्यूक्लियस होता है। यह केंद्रक सभी कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। तो यहाँ पर सेंटर जो होता है कोशिका का वो सभी चीजों को नियंत्रित करने का काम करता है। तो केंद्रक का सब काम यही हो गया। और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही केंद्रक होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होते हैं। और जीव द्रव्य का यहाँ पर क्या हो जाता है, ये पारगम्य झिल्ली द्वारा घिरी होती है और यह कोशिका के बाहर भीतर पदार्थों की गति को नियंत्रित करती है। हरित लवक मीन्स हो गया क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। तो यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के केंद्र है, इसीलिए सिर्फ प्रकाश संश्लेषित पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। तो यह जो है क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केंद्र है। तो इम्पोर्टेंट लाइन है ये, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केंद्र हरित लवक है और सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। दूसरा है सूत्रगणिका। सूत्रगुणिका यह दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकाओं है, यह ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है, इसीलिए इनको कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। सूत्रकणिका या पावर हाउस ऑफ सेल, इनको कोशिका का शक्ति केंद्र, कोशिका का शक्ति केंद्र तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोलते हैं सूत्रगुणिका। सूत्रगुणिका या दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकाओं या ऊर्जा उत्पादन से संबंधित, इसीलिए कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो उसके बाद देखते हैं राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है और प्रोकैरियोटिक व यूकेरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि राइबोसोम जो होता है यह प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है और यह दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। और सूत्रगणिका या माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यह दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकाओं से घिरा हुआ रहता है। लाइसोसोम अपघटन एंजाइम की थैलियां होती है। तो ये अपघटन एंजाइम की थैलियां होती है जो बहुत सारे पदार्थों को अपघटित करती है। तो यहाँ पर और एक बात है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, मीन्स सेल का डेथ पॉइंट भी ये लाइसोसोम को ही कहा जाता है। और देखते हैं तारक केंद्र या सेंट्रियोल्स। तारक केंद्र सभी प्राणियों और कुछ निम्न पादपों में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः सूत्र विभाजन, मिटोटिक, स्पाइंडल या पक्षाप सेल आदि के संगठन से संबंधित है। तो ये तारक केंद्र कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन यह भी एक फैक्टर है, इसलिए मैंने इसको भी लिया। कोशिका विभाजन, तो देखते हैं कोशिका का विभाजन से संबंधित सेल डिवीजन। प्रत्येक जीव जिनमें जनन लैंगिक क्रिया द्वारा होता है का जन्म एक कोशिकीय युग्मनज या जायगोट से होता है। तो जिसके बार बार विभाजित होने से शरीर की अनेक कोशिकाएं बनती है। इस विभाजनों के बगैर इतने प्रकार के उत्तक टिश्यू और ऑर्गन नहीं बन पाते। यह विभाजन दो चरणों में पूरा होता है, केंद्रक विभाजन जिसे समसूत्री विभाजन मिटोसिस कहते हैं और कोशिका विभाजन साइटोकिनेसिस कहते हैं।
और देखते हैं मिटोसिस या बोलिए समसूत्री विभाजन क्या होता है। समसूत्री विभाजन जीवों की कायिक कोशिकाओं सोमैटिक सेल्स में होता है, इसीलिए इसे कायिक कोशिका विभाजन भी कहते हैं। चूंकि गुणसूत्र संख्या या समसूत्री विभाजन के दौरान समान ही रहता है, यानी संतति कोशिकाओं डॉटर सेल्स की गुणसूत्र संख्या जनक कोशिका जितनी ही होती है, इसीलिए उसे समसूत्री विभाजन इक्वेशनल डिवीजन कह सकते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन मिसोसिस समसूत्री विभाजन के विपरीत इसमें गुणसूत्र संख्या कम होकर आधी रह जाती है, क्योंकि इसमें पूरे गुणसूत्र समजात गुणसूत्र होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, ना कि उनके अर्थ गुणसूत्री संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या जन्म कोशिका से आधी होने के कारण इस विभाजन को न्यूनीकरण विभाजन रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। कोशिकीय केंद्रक और सेल न्यूक्लियस, तो हम कोशिका का केंद्र के बारे में जानेंगे, कोशिका के न्यूक्लियस के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से जानेंगे। कोशिका का जो केंद्रक होता है, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस का काम हो गया नियंत्रण केंद्र। यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसमें कोशिका की वंशानुगत जानकारी होती है और कोशिका के विकास और प्रजनन को भी नियंत्रित करता है। तो वंशानुगत जानकारी मीन्स यहाँ पे आपको डीएनए आरएनए मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि कोशिका में क्या मिलेगा, कोशिका में वंशानुगत जानकारी डीएनए, और कोशिका के विकास और प्रजनन को नियंत्रित भी करता है। तो कौन करता है, तो सेल न्यूक्लियस। तो सेल न्यूक्लियस के अंदर देखिए क्या सारी चीजें हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म क्रोमेटिन न्यूक्लियर पोर्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रोमेटिन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, और जानते हैं ये न्यूक्लियस स्ट्रक्चर क्या है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की। तो कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया था कब, 1665 ईस्वी में, लेकिन कोशिका का जो केंद्र या सेंटर बोलिए या न्यूक्लियस बोलिए, उसकी खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। यह इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ से है। 1831 में खोज की। यह आकार में गोल अंडाकार घने गहरे रंग का जीव द्रव्य का एक विशेष भाग है। सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है। कोशिका में केंद्रक तथा एक झिल्ली से चारों तरफ फैली हुई संरचना है, जिसमें कोशिका की वंशानुगत जानकारी होती है और कोशिका के विकास और प्रजनन को नियंत्रित भी करती है। यह एक यूकेरियोटिक सेल का कमांडर सेंटर होता है और आमतौर पर यह कोशिका ऑर्गेनेल का सबसे प्रमुख संगठन है। इस लेख में कोशिका केंद्रक, उसकी संरचना और कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। केंद्रक के निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए केंद्रक कला या बोलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर सैप, न्यूक्लियस मींस केंद्रिका, और क्रोमेटिन। तो ये आपको पिक्चर भी में हमने दिखाया था कि कोश केंद्रक के 4 इंपोर्टेंट भाग। तो यहाँ पे केंद्रक कला जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कोशिका के केंद्र, और केंद्र भी जो है कोशिका का वो 4 भागों में बटा हुआ है। उस केंद्र के बारे में हम आज जान रहे हैं, या सेंटर बोलिए, न्यूक्लियस बोलिए, या प्लाज्मा झिल्ली की भांति। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, यहाँ पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा झिल्ली की भांति दोहरी झिल्ली की बनी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये अलग से यहाँ पर बताया गया है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये केंद्रक के चारों ओर एक आवरण बनती है, आवरण बनती है। प्रत्येक झिल्ली
लाइपोप्रोटीन से बनी एक इकाई कला होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला या अविकसित होती है या तो होती ही नहीं। प्लाज्मा झिल्ली की तरह केंद्रक झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है। यह केंद्रक तथा कोशिकीय द्रव के बीचों के पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है। अब आता है न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर शेल। केंद्रक के मैट्रिक्स को कोश केंद्रक द्रव्य या केंद्रक रस या क्रो या कैरियो लिम्फ कहते हैं। यह न्यूक्लियोप्रोटीन का बना पारदर्शी कोलाइडी तरल पदार्थ होता है जो केंद्रक कला से घिरा होता है। इसमें केंद्रिका और क्रोमेटिन, धागे के अतिरिक्त एंजाइम, खनिज, आरएनए, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है। यहाँ पे आप न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक तरह का क्या बोले यहाँ पे केंद्रिका जो घिरा रहता है, इसमें केंद्रिका और क्रोमेटिन के धागे, अतिरिक्त एंजाइम, खनिज, अन्य राइबोसोम इत्यादि पाए जाते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर इनवेलप है और ये न्यूक्लिये है। केंद्रिका न्यूक्लियस, केंद्रिका की खोज सर्वप्रथम फोंटाना ने 1781 ईस्वी में की। तत्पश्चात बोमेन ने 1840 में से न्यूक्लियोलस नाम दिया। केंद्रक के अंदर एक या दो केंद्रिकाएं होती है। ये किसी झिल्ली के अभाव में सीधे केंद्रक द्रव्य के संपर्क में रहती है। केंद्रिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है तथा कोशिका विभाजन के समय गायब हो जाती है। केंद्रिका में प्रोटीन 85%, आरएनए 10%, डीएनए 5% पाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले फिगर जो है यही है न्यूक्लियस और यहाँ पर ये वाला फिगर बड़ा करके दिखाया गया है। क्रोमेटिन धागे या बोलिए क्रोमेटिन थ्रेड्स। तो ये धागे एक दूसरे के ऊपर फैलकर जाल सदृश रचना बना लेते हैं जिसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। परंतु यह वास्तविक जाल नहीं होता क्योंकि प्रत्येक क्रोमेटिन धागे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और सिकुड़ कर छोटे व मोटे हो जाते हैं। इन्हें गुणसूत्र क्रोमोसोम कहते हैं। केंद्रक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग क्रोमेटिन है जो रासायनिक दृष्टि से एक न्यूक्लियोप्रोटीन है, अर्थात जो न्यूक्लिक अम्ल और क्षारीय प्रोटीन के मिश्रण से बना है। क्षारीय प्रोटीन विशेष रूप से हिस्टोन है जो क्षारीय एमिनो अम्ल से बना होता है। आप फिगर देख सकते हैं, ये जो धागा दिख रहा है इस तरह का, यहाँ पे ये हो गया आपको क्रोमेटिन थ्रेड्स। तो इसका काम आप यहाँ पर हमने बताया आपको किसका महत्वपूर्ण भाग क्रोमेटिन जो रासायनिक दृष्टि से एक न्यूक्लियोप्रोटीन है। न्यूक्लिक अम्ल क्षारीय प्रोटीन के मिश्रण से बना है। क्षारीय प्रोटीन विशेष रूप से हिस्टोन है जो क्षारीय अमीनो अम्ल से बना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर इनवेलप, राइबोसोम। तो ये कोशिका का ये सारा स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर है और जानते हैं इसके बारे में भी कुछ। कोशिका केंद्रक के कार्य। तो कोशिका केंद्रक के जो कार्य हैं यहाँ पर वन लाइन बुलेट पॉइंट के थ्रू दिया हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए यह एक जीव के वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है। कोशिका का केंद्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस के बारे में। नियंत्रित करते हैं कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, विकास आदि के लिए उत्तरदायी है। न्यूक्लियस में प्रोटीन और आरएनए का संचयन होता है। तो न्यूक्लियोलस में प्रोटीन और आरएनए का संचयन करता है। केंद्रक में प्रतिलेखन भी होता है, इसमें मैसेंजर आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्पन्न होता है। आनुवांशिकी सामग्री का संचयन करता है जिसमें लंबे और पतले डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के रूप में जीन जिसमें क्रोमेटिन भी कहा जाता है। केंद्रक और शेष कोशिकाओं के बीच वंशानुगत अणु डीएनए आरएनए का एक्सचेंज करता है।
कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक में वर्णसूत्रों में क्रोमेटिन की व्यवस्था की जाती है। न्यूक्लियस में राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री का उत्पादन भी होता है। परमाणु छिद्रों के माध्यम से विनियामक कारकों और ऊर्जा अणुओं का चयन परिवहन करता है। जैसा कि केंद्रक जीन और जीन अभिव्यक्ति की अखंडता को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे केंद्रक का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। केंद्रक में क्रोमोसोम, डीएनए, जीन आदि जैसे जीवों की सभी आनुवंशिक सामग्री होती है। तो यह कोशिका का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रोमोसोम, डीएनए और जीन, ये सारा सब कुछ पाया जाता है आनुवंशिक जानकारी किसमें? कोशिका के केंद्र में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस तरह का वीडियो मैं लेकर के आते रहता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।